आज हम एक ऐसी किताब को गहराई से समझने वाले हैं जिसने शायद किसी भी दूसरी किताब से ज्यादा लोगों को अमीर और कामयाब बनाया है। नेपोलियन हिल की सिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब मतलब लगभग 100 साल पुरानी है, 1937 में लिखी गई थी। जी बिल्कुल। तो आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके सिद्धांत आज के स्टार्टअप कल्चर, सोशल मीडिया और इस डिजिटल दुनिया में भी काम करते हैं, या ये सिर्फ एक बीते हुए जमाने का दर्शन है? हाँ एग्जैक्टली। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है। सही बात है। ये तो एंड्रू कार्नेगी जैसे उद्योगपतियों के साथ नेपोलियन हिल के 25 साल के रिसर्च का एक निचोड़ है। 25 साल? हाँ, कार्नेगी ने हिल को एक चैलेंज दिया था। क्या? कि सफलता का एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करो जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके। और इसी खोज में हिल ने 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू लिया, जिनमें हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन भी थे। वाह! और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उस फॉर्मूले के सबसे जरूरी हिस्सों को मतलब परत दर परत खोलें। और हम उस गुप्त रहस्य की भी तलाश करेंगे जिसका जिक्र हिल पूरी किताब में बार बार करते हैं, लेकिन कभी सीधे सीधे बताते नहीं, जो कि सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। तो चलिए इस दिमागी खोज पर निकलते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? हिल के मुताबिक हर बड़ी उपलब्धि, हर बड़ी दौलत एक विचार से शुरू होती है। लेकिन एक आम ख्याल और एक दुनिया बदल देने वाले विचार में फर्क क्या है? फर्क है इच्छा की आग का। इच्छा? हाँ, डिजायर। हिल कहते हैं कि सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूँ सोचना काफी नहीं है। ये एक धधकती हुई, एक जुनून से भरी इच्छा होनी चाहिए। मतलब एक ऑब्सेशन जैसा? एक तरह से हाँ, एक ऐसी इच्छा जो आपके दिमाग पर हर वक्त छाई रहे। लेकिन हिल इसे सिर्फ एक भावना पर नहीं छोड़ते, वो इसे एक ठोस आकार देने का तरीका बताते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि अपनी इच्छा को एक सपने से निकालकर एक प्रोजेक्ट में बदलो। एक प्रोजेक्ट में? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप खुद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। ओके। इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें साफ साफ लिखनी होती हैं। पहला, आपको ठीक ठीक क्या चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक निश्चित रकम। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए। बिल्कुल। दूसरा, आप इस रकम के बदले में क्या देंगे, आपकी सेवा, आपका प्रोडक्ट, आपका आइडिया क्या है, क्योंकि मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। सही बात है। और तीसरा, आप इसे कब तक हासिल कर लेंगे, एक निश्चित तारीख। ये 3 चीजें आपकी इच्छा को हवा से निकालकर कागज पर उतार देती हैं। ठीक है, तो मैंने लिख लिया कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए जिसके लिए मैं एक खास सेवा दूंगा और मुझे ये 2 साल में चाहिए। लेकिन ये तो अभी भी कागज पर ही है ना? बिल्कुल। ये यकीन कैसे बने कि ये मुमकिन है? यहीं पर दिमाग के काम करने का सबसे गहरा तरीका सामने आता है, और वो है आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन? जी, ये आपके चेतन मन, मतलब जो सोच समझकर फैसले लेता है, और आपके अवचेतन मन जो आपकी आदतें और भावनाएं चलाता है, उसके बीच का एक पुल है। अच्छा। जब आप अपने लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट को रोज सुबह शाम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं है बल्कि उसे महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। मतलब ये दिमाग के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर कोड लिखने जैसा है। बिल्कुल सही, क्या बढ़िया कहा है। आपका अवचेतन मन ना, वो तर्क नहीं करता, वो बस दिए गए आदेशों को हकीकत मान लेता है। अच्छा। खासकर तब जब उन आदेशों में गहरी भावनाएं जुड़ी हों। और इसीलिए सोने से ठीक पहले का समय इतना कीमती होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका तार्किक दिमाग शांत हो रहा होता है और अवचेतन मन के दरवाजे पूरी तरह खुल जाते हैं। जैसा कि हिल कहते हैं, उस वक्त आप सोने नहीं जा रहे होते। तो क्या कर रहे होते हैं? आप अपने भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मजबूत इच्छा और विश्वास है, ये सब दिमाग के अंदर का खेल हुआ। हाँ, ये नींव है। तो अब इस दिमागी ऊर्जा को असल दुनिया में लाने के लिए कौन से औजारों की जरूरत पड़ती है? यहाँ पर हम आर्किटेक्ट की टूल किट वाले हिस्से में आते हैं। एक बार आपके पास विचार का बीज है तो आपको उसका ब्लूप्रिंट बनाना होगा। ब्लूप्रिंट? हाँ, इसके लिए 3 चीजें चाहिए: विशेष ज्ञान, कल्पना और संगठित योजना। ओके। हिल साफ कहते हैं कि सिर्फ जानकारी रखना शक्ति नहीं है। जानकारी को जब एक निश्चित लक्ष्य की तरफ इस्तेमाल किया जाता है तब वो शक्ति बनती है। मतलब आपको स्टील बनाने में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है अगर आपका लक्ष्य एक सफल रेस्टोरेंट खोलना है। एग्जैक्टली। आपको बस रेस्टोरेंट चलाने का विशेष ज्ञान चाहिए। और कल्पना का क्या रोल है इसमें? कल्पना वो वर्कशॉप है जहां आप अपने विचार को आकार देते हैं। मन की वर्कशॉप? हाँ, यहीं पर आप दिमाग में अपनी योजनाओं को बनाते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और फिर से बेहतर बनाते हैं।
आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। सही। हिल की भाषा में यहीं पर आप अपनी इच्छा के लिए एक पुल बनाते हैं। लेकिन ज्यादातर योजनाएं पहली बड़ी मुश्किल पर ही फेल हो जाती हैं। हम सबने नए साल के संकल्पों का हश्र देखा है। हाँ, बिल्कुल। तो हिल इस बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, जबकि कामयाबी बस अगले मोड़ पर ही खड़ी होती है। और यहीं पर एक ऐसा गुण चाहिए जो शायद सबसे दुर्लभ है, और वो है दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता। ये सिर्फ जिद नहीं है, ये एक धधकती हुई इच्छा और मजबूत इच्छा शक्ति का मिश्रण है। जब आप बार बार गिरकर उठते हैं तो आपका अवचेतन मन ये मानने लगता है कि आप गंभीर हैं। अच्छा। और फिर वो आपकी मदद के लिए रास्ते खोजना शुरू कर देता है। हिल का एक बहुत गहरा विचार है। बताइए। हर असफलता अपने साथ एक बराबर या उससे भी बड़े फायदे का बीज लेकर आती है। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। अब बात करते हैं उस एक विचार की जो शायद हिल के दर्शन का सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। अकेले काम न करना। मैं मास्टरमाइंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, मास्टरमाइंड। ये सिर्फ टीम वर्क से कहीं ज्यादा गहरी बात है। कैसे? हिल इसे ऐसे समझाते हैं, एक निश्चित उद्देश्य के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों के ज्ञान और प्रयास का एक सुर में मिलकर काम करना। एक सुर में? जी, जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही लक्ष्य पर पूरी तरह से तालमेल में काम करते हैं तो एक तीसरा अदृश्य और ज्यादा शक्तिशाली दिमाग पैदा होता है। एक तीसरा दिमाग? हाँ, एक ऊर्जा जो नए विचारों को जन्म देती है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या इसमें ग्रुप थिंक का खतरा नहीं है, जहां सब एक दूसरे से सहमत होने लगते हैं और कोई नई या अलग सोच पनप ही नहीं पाती? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब एक सुर में या हार्मनी में छिपा है। हार्मनी? हाँ, इसका मतलब सहमति नहीं बल्कि सामंजस्य है। एक ऑर्केस्ट्रा की तरह जहां हर वाद्य यंत्र अलग अलग धुन बजाता है लेकिन मिलकर एक सुंदर संगीत बनाते हैं। अच्छा उदाहरण है। एक सच्चा मास्टरमाइंड विविधता पर पनपता है। इसका सबसे अच्छा आधुनिक उदाहरण कौन हो सकता है? स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक। बिल्कुल। जॉब्स के पास विजन था, मार्केटिंग की समझ थी, वोज़नियाक के पास इंजीनियरिंग की प्रतिभा थी। दोनों अकेले शायद उतने कामयाब नहीं होते, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने दुनिया बदल दी। उनका उद्देश्य एक था पर उनके कौशल अलग-अलग थे। एग्जैक्टली। यही है मास्टरमाइंड। अच्छा, हिल का एक और कॉन्सेप्ट है जो आज के दौर में मतलब थोड़ा अजीब या पुराना लग सकता है। कौन सा? यौन रूपांतरण का रहस्य। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये बात सही है कि हिल 1930 के दशक में लिख रहे थे, तो उनकी भाषा थोड़ी अलग है। लेकिन अगर हम इसके मूल विचार को समझें तो ये बहुत शक्तिशाली है। वो कह रहे हैं कि यौन ऊर्जा इंसान की सबसे आदिम और शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। ठीक है। इस ऊर्जा को दबाने की बजाय अगर इसे इसकी शारीरिक अभिव्यक्ति से हटाकर किसी रचनात्मक काम में, अपने जुनून में, अपने लक्ष्य में लगा दिया जाए तो ये असाधारण नतीजे दे सकती है। तो ये सिर्फ यौन ऊर्जा के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज की भाषा में हम इसे कह सकते हैं किसी भी तीव्र भावना को सही दिशा देना, चाहे वो गुस्सा हो, जुनून हो या प्यार। अच्छा, ये आज के फ्लो स्टेट के कॉन्सेप्ट जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये उससे बहुत मिलता जुलता है, जहां आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि समय और दुनिया का ख्याल ही नहीं रहता। वो जो असाधारण ऊर्जा आप महसूस करते हैं ना, हाँ। हिल के मुताबिक वो यही रूपांतरित ऊर्जा है। ठीक है, अब हम इस दर्शन के सबसे गहरे और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से पर पहुंच रहे हैं, जहां हिल भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर दिमाग और ब्रह्मांड के कनेक्शन की बात करते हैं। हाँ, अब हम शिखर पर पहुंच रहे हैं। अब चेतन मन, मस्तिष्क और छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। जी। हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह है। आज की भाषा में कहें तो एक वाईफाई राउटर की तरह। हाँ, बिल्कुल सही। ये न सिर्फ आपके प्रबल विचारों मतलब डेटा को बाहर यूनिवर्स में भेजता है, बल्कि दूसरे दिमागों और एक बड़ी इंटेलिजेंस से सिग्नल पकड़ता भी है। और ये बड़ी इंटेलिजेंस, जिसे हिल अनंत बुद्धि कहते हैं, ये सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगता है। पर क्या हम इसे आज की भाषा में कुछ और कह सकते हैं? जैसे आप इसे सामूहिक चेतना कह सकते हैं, या वो रचनात्मक स्रोत जहां से कलाकारों को प्रेरणा मिलती है या वैज्ञानिकों को अचानक यूरेका वाले विचार आते हैं। ये वो जगह है जहां वो सारी जानकारी मौजूद है जो कभी थी, है या होगी, और आपका अचेतन मन इस अनंत बुद्धि से जुड़ने का एक पुल है। और यहीं पे छठी इंद्री का रोल आता है।
वो यूरेका मोमेंट। बिल्कुल। छठी इंद्री वो विकसित अंतर्ज्ञान है जहां आपका दिमाग इस अनंत बुद्धि से सीधे जुड़ जाता है। आपको अचानक से कोई विचार, कोई समाधान या कोई आभास मिलता है। एक हंच। हाँ, एक हंच जो तर्क से परे होता है लेकिन बिल्कुल सही होता है। हिल कहते हैं कि ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि ये पहले बताए गए सभी सिद्धांतों पर महारत हासिल करने का नतीजा है। हिल ने इसे खुद कैसे इस्तेमाल किया था? उनकी वो अदृश्य सलाहकारों वाली कहानी बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये उनकी रचनात्मकता का शिखर था। हिल सोने से पहले अपने दिमाग में एक काल्पनिक बोर्ड मीटिंग करते थे। एक काल्पनिक मीटिंग? हाँ, इस मीटिंग में वो अपने 9 हीरो जैसे लिंकन, नेपोलियन, एडिसन को बुलाते थे और अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों पर उनसे सलाह मांगते थे। वाह! वो हर एक से पूछते कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। ये तो सुनने में बहुत ही अनोखा तरीका है। मतलब वो असल में लोगों से नहीं, बल्कि अपने मन में बनाए उनके किरदारों से सलाह ले रहे थे। और मजे की बात यह है कि कुछ समय बाद वो किरदार उनके दिमाग में अपनी अपनी पर्सनैलिटी के साथ जिंदा हो गए और उन्हें ऐसी सलाह देने लगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कमाल। ये उनकी छठी इंद्री को तेज करने और अनंत बुद्धि से जुड़ने का उनका अपना तरीका था। तो इन सभी सिद्धांतों के बाद वो बड़ा सवाल, एंड्रू कार्नेगी का वो गुप्त रहस्य क्या है जिसका जिक्र हिल बार बार करते हैं? हिल इसे जानबूझकर सीधे नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि पढ़ने वाला इसे खुद खोजे। जब कोई चीज खुद खोजी जाती है तो वो हमेशा के लिए आपकी हो जाती है। सही बात है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा सुराग देते हैं जो किताब में कई बार दोहराया गया है। और वो क्या है? विचार वस्तुएं हैं। थॉट्स आर थिंग्स। और आगे कहते हैं सभी उपलब्धियों, सभी अर्जित धन एक विचार से शुरू होते हैं। तो रहस्य कोई जादुई मंत्र नहीं है? नहीं। रहस्य ये पूरी प्रक्रिया है। ये समझना कि आपके विचार सचमुच में ठोस हकीकत बन सकते हैं अगर उन्हें सही सिद्धांतों के साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल। रहस्य कोई क्या नहीं है, रहस्य एक कैसे है। एक कैसे? हाँ, रहस्य ये एहसास है कि आपका दिमाग वो सब कुछ बना सकता है और हासिल कर सकता है जिसकी वो कल्पना कर सकता है और जिस पर वो विश्वास कर सकता है। रहस्य ये है कि सफलता बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर एक विचार के रूप में शुरू होती है। एग्जैक्टली। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि दौलत या किसी भी तरह की सफलता की शुरुआत सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचने से होती है। एक ऐसी इच्छा से जो जुनून बन जाए, जिसे विश्वास और एक मजबूत योजना का साथ मिले, और जिसे मास्टरमाइंड की शक्ति से कई गुना बढ़ा दिया जाए। और ये सिद्धांत सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है। सही। इन्हें जीवन के किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो बेहतर स्वास्थ्य हो, मजबूत रिश्ते हो या मन की शांति। ये जीवन जीने का एक दर्शन है। हिल हमें याद दिलाते हैं कि हम ही अपने भाग्य के स्वामी, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। क्योंकि हमारा दिमाग हमारे प्रमुख विचारों से चुंबकित हो जाता है। बिल्कुल। तो सोचने के लिए एक आखिरी विचार, इस वक्त कौन से विचार किसी के भी दिमाग को चुंबकित कर रहे हैं और क्या वे उस हकीकत को बना रहे हैं जो वो सच में चाहते हैं? सोचिए, अगर दौलत कमाने का सफर बैंक में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में शुरू होता हो तो? यही है नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे शक्तिशाली आइडिया। एक ऐसा दर्शन जिसने अनगिनत लोगों को सिर्फ अपने विचारों के दम पर अपनी किस्मत बदलने में मदद की है। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, ये एक कुदरती नियम है, ग्रेविटी जितना ही असली। जरा सोचिए, एक वक्त था जब माना जाता था कि कोई भी इंसान 4 मिनट में 1 मील नहीं दौड़ सकता। ये एक दिमागी दीवार थी। लेकिन जैसे ही रॉजर बैनिस्टर ने इसे मुमकिन दिखा दिया, उस पर यकीन किया, उसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। हमारी सीमाएं अक्सर हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में होती हैं। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एडविन सी बार्न्स नाम के एक नौजवान ने ठान लिया था कि वो सिर्फ एडिसन के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि उनका पार्टनर बनेगा। ना पैसे थे, ना कोई जान पहचान, तो वो एक मालगाड़ी पर चढ़कर एडिसन से मिलने पहुंच गया। उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, एक जबरदस्त अटूट विचार और उसे हकीकत में बदलने का जुनून। और बस इसी जुनून ने उसे इतिहास की सबसे कामयाब पार्टनरशिप में से एक तक पहुंचाया। तो असली सवाल यही है ना? एक सपने और उसे सच करने के बीच का रास्ता कैसे तय किया जाए? अच्छी बात यह है कि नेपोलियन हिल सिर्फ फिलॉसफी नहीं देते, वो एक पूरा नक्शा देते हैं, एक प्रैक्टिकल रोड मैप। और इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास प्रोसेस से। चलिए अब इसे एक्शन में लाते हैं।
ये वो जगह है जहां एक ख्याल हकीकत का रूप लेना शुरू करता है। हिल ने किसी भी इच्छा को एक ठोस लक्ष्य में बदलने के लिए एक बिल्कुल सटीक 6 स्टेप्स का फॉर्मूला दिया है। यहाँ हर एक कदम जरूरी है। पहला, बहुत सारा पैसा नहीं, बल्कि एक सटीक रकम, जैसे 50 लाख। दूसरा, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, तो इस पैसे के बदले में कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट दिया जाएगा। तीसरा, एक डेडलाइन। चौथा, एक प्लान बनाइए और सबसे जरूरी, तुरंत काम शुरू कीजिए, भले ही प्लान परफेक्ट ना हो। पांचवा, इसे लिखिए ताकि ये सिर्फ एक हवाई ख्याल ना रह जाए। और छठा, इसे रोज पढ़िए और महसूस कीजिए जैसे ये पहले ही सच हो चुका। तो लक्ष्य ऐसा नहीं दिखता कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, नहीं, लक्ष्य ऐसा दिखता है स्पेसिफिक, एकदम साफ। जब लक्ष्य इतना क्लियर होता है तो हमारा दिमाग इसे एक इच्छा नहीं बल्कि एक कमांड की तरह लेता है। ये हर तरह के कंफ्यूजन को खत्म कर देता है और दिमाग को काम करने के लिए एक सीधा टारगेट देता है। तो ये कोई हल्की फुल्की इच्छा नहीं हो सकती, ये एक जुनून होना चाहिए। हिल इसे ज्वलंत इच्छा कहते हैं, मतलब धधकती हुई आग। ये उस सेनापति की तरह है जो दुश्मन के इलाके में पहुंचकर अपने जहाज जला देता है ताकि सैनिकों के पास जीतने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही ना बचे। जब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तब इंसान अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। तो अब एक धधकती हुई इच्छा है और एक प्लान भी है, लेकिन इस आग को जलाए रखने के लिए एक ईंधन की जरूरत है, और वो ईंधन है अटूट विश्वास। दिल से ये मानना होगा कि इसे हासिल किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि इस विश्वास को कैसे बनाया जाता है। यही है वो मैकेनिज्म। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार निर्देश देना। जब आप अपने लिखे हुए स्टेटमेंट को बार बार पढ़ते हैं और सबसे ज़रूरी उसे पूरे इमोशन के साथ महसूस करते हैं, तो आप अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। आप शक की जगह विश्वास को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक भटकता हुआ मन डर, शक और दूसरों की बातों का शिकार बन जाता है, लेकिन एक आज्ञाकारी मन, वो अपने खुद के निर्देश देता है। वो हालात पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि हालात बनाता है। सवाल यह है कि मन के बगीचे में कौन से बीज बोए जा रहे हैं, सफलता के या असफलता के? इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। हमारा अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली साथी है, लेकिन ये तर्क नहीं करता, ये बस दिए गए कमांड को मान लेता है। अगर इसे लगातार पूरे विश्वास और भावना के साथ बताया जाए कि सफलता मिल रही है, तो ये उस हकीकत को बनाने के लिए दिन रात काम करना शुरू कर देगा। अपने मन की शक्ति को प्रोग्राम करने के बाद हिल सिखाते हैं कि इसे दूसरों की शक्ति के साथ कैसे जोड़ा जाए। अकेले काम करना ताकतवर है, लेकिन हिल एक ऐसा सिद्धांत बताते हैं जो इस शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये कुछ बहुत गहरा है। इस परिभाषा में सामंजस्य की भावना शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग नहीं है, ये उन दिमागों का एक स्ट्रैटेजिक गठबंधन है जो एक कॉमन गोल के लिए पूरी तरह से एक साथ हैं। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, ये सब दिग्गज अपने मशहूर मास्टरमाइंड ग्रुप के जरिए एक दूसरे के ज्ञान और अनुभव का फायदा उठाते थे। ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। हिल का मानना है कि जब दिमाग पूरी तरह तालमेल में होते हैं तो वे एक नई सामूहिक चेतना बनाते हैं, एक तीसरा दिमाग। ये तीसरा दिमाग ऐसे आइडियाज और सॉल्यूशंस तक पहुंच सकता है जो किसी एक अकेले इंसान के लिए सोचना लगभग नामुमकिन था। मतलब यहां एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। विचार, विश्वास और मास्टरमाइंड, ये सभी बेहद जरूरी हैं, लेकिन एक चीज के बिना ये सब बेकार हैं, एक्शन। अब देखते हैं कि ये सारी दिमागी और सामूहिक शक्ति असल दुनिया में नतीजे कैसे देती है। हमारी योजना सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारी इच्छा और हकीकत के बीच का पुल है। विश्वास के बिना पहला कदम उठाना मुश्किल है, और एक योजना के बिना मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। और सबसे जरूरी बात, शुरुआत तुरंत करनी होगी। सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। ये लाइन बहुत पावरफुल है क्योंकि ये सारे बहानों को खत्म कर देती है। आखिर में सिर्फ नतीजे ही मायने रखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जिम्मेदारी और बिना रुके एक्शन की मांग करती है। सपने हमेशा बहानों से बड़े होने चाहिए। अब तक हमने जिन भी सिद्धांतों की बात की है, उन्हें अलग अलग टुकड़ों में देखने की जरूरत नहीं है। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक पूरे सिस्टम का हिस्सा है। ये एक मास्टर की तरह है जो किसी की भी वित्तीय किस्मत का ताला खोल सकती है। हर सिद्धांत अगले को और मजबूत करता है। इच्छा एक चिंगारी है, विश्वास उस चिंगारी को आग बनाता है, ऑटो सजेशन उस आग को जलाए रखता है, योजना उसे एक दिशा देती है,
और मास्टरमाइंड उस आग की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और ये पिरामिड सब कुछ एक साथ ले आता है। आप देख सकते हैं कि इच्छा इसकी नींव है, सबसे बेस में। हर अगला सिद्धांत इसी नींव पर बनता जाता है और शिखर तक ले जाता है, जिसे हिल छठी इंद्रिय कहते हैं। ये वो स्टेज है जहां हमारा इंट्यूशन इतना तेज हो जाता है कि हम मौकों और समाधानों को अपने आप महसूस करने लगते हैं। ये नीचे से ऊपर तक किस्मत बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। आखिर में बात यहीं पर आके रुकती है। सिद्धांत बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे तभी काम करते हैं जब उन्हें लागू किया जाता है। ये नक्शा अब सबके सामने है। अब ये फैसला करने का समय है कि इससे क्या बनाया जाएगा। वो इच्छा क्या है और क्या वो इतनी मजबूत है कि एक जुनून बन सके?